नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आरएन टीवी नेशनल में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए साल 2026 की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी हैं। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि नव वर्ष हर किसी के जीवन में नई आशाएं, नए संकल्प और नया आत्मविश्वास लेकर आए। पीएम मोदी ने कहा कि नया साल लोगों को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे और प्रत्येक व्यक्ति अपने लक्ष्य और जिम्मेदारियों के प्रति और भी अधिक सजग और उत्साही बने। उन्होंने सभी देशवासियों से मिलकर देश की प्रगति और समाज की भलाई के लिए काम करने का आह्वान किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अंग्रेजी नववर्ष 2026 के अवसर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर संदेश जारी किया। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा कि वर्ष 2026 भारत के सामूहिक संकल्प को और भी मजबूत करेगा और राष्ट्र निर्माण के लिए देशवासियों की प्रतिबद्धता को नई ऊर्जा देगा। राजनाथ सिंह ने लिखा कि नए साल देश की सुरक्षा और मजबूती के संकल्प को सशक्त करने का अवसर है। उन्होंने देशवासियों से आह्वान किया कि आइए हम सब मिलकर भारत की सुरक्षा, एकता और मजबूती के लिए कार्य करें। रुक करेंगे बड़ी खबर की ओर। जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं और इसके साथ ही बता दें कि 6 दर्ज की गई है तीव्रता और जापान के पूर्वी नोएडा इलाके में यह बता दें कि दर्ज किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जापान में बता दें कि भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। लोग घरों से बाहर निकले और इसके साथ ही बता दें कि तीव्रता काफी ज्यादा मापी गई है। इसके साथ ही बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। रिक्टर पैमाने पर 6 दर्ज की गई है तीव्रता। जापान के पूर्वी इलाके में ये भूकंप के झटके बता दें कि महसूस किए गए हैं। नववर्ष 2026 के स्वागत और शुभकामनाएं देने के लिए नई दिल्ली नगर परिषद ने राजधानी को भव्य रूप से सजाया। न्यू ईयर 2026 के अवसर पर 3 मूर्ति चौराहे स्थित एनडीएमसी क्षेत्र के प्रमुख इलाकों में आकर्षक लाइटिंग, सजावटी रोशनी और थीम आधारित डेकोरेशन से जगमगा दिया है। एनडीएमसी की ओर से प्रमुख सड़कों, गोल चक्करों और सार्वजनिक स्थलों पर विशेष रोशनी की व्यवस्था की गई है, जिससे पूरा इलाका उत्सव के रंग में नजर आ रहा है। सजावट का उद्देश्य राजधानी वासियों और पर्यटकों को नववर्ष का सकारात्मक और उल्लासपूर्ण संदेश देना है। एनडीएमसी अधिकारियों के अनुसार नए साल के मौके पर स्वच्छता, सुरक्षा और यातायात व्यवस्थाओं को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं, ताकि लोग सुरक्षित और आरामदायक तरीके से नववर्ष 2026 का स्वागत कर सकें। और इसके साथ ही बता दें कि दिल्ली नगर परिषद ने राजधानी को भव्य रूप से सजाया है। नववर्ष को लेकर एनडीएमसी की खास तैयारियां देखने को मिली हैं, जहां प्रमुख इलाकों में भव्य सजावट देखने को मिली है। इसके साथ ही बता दें कि नई दिल्ली रोशनी और रंगों से जगमगाती हुई नजर आ रही है। देश के सबसे दक्षिणी छोर कन्याकुमारी में वर्ष 2026 का पहला सूर्योदय देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं। नए साल की पहली सुबह जैसे ही सूर्य की किरणें समुद्र की लहरों पर पड़ी, पूरा माहौल अद्भुत और मनमोहक नजर आया। इस ऐतिहासिक पल को ड्रोन कैमरे से कैद किया गया, जिसमें बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर के संगम के बीच उगता सूरज बेहद ही खूबसूरत दृश्य प्रस्तुत करता दिखा। सूर्योदय के दौरान श्रद्धालु और पर्यटकों ने पूजा अर्चना की और नए साल के लिए सुख समृद्धि की कामना की। कन्याकुमारी में पहले सूर्योदय का यह दृश्य हर साल देश भर में नए वर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। वर्ष 2026 के पहले सूर्योदय ने उम्मीद, नई ऊर्जा और नई सकारात्मक का संदेश दिया है।
जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग और बता दें कि गादरबल इलाके में हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद पूरी घाटी सफेद चादर से ढक गई है। बर्फबारी ने न सिर्फ पर्यटन स्थलों को खूबसूरत दृश्य प्रदान किया है, बल्कि स्थानीय तापमान में भी गिरावट ला दी है। पर्यटकों और स्थानीय लोगों ने बर्फ से ढकी घाटी का आनंद लिया और ड्रोन कैमरे के माध्यम से ली गई तस्वीरों में घाटी का बता दें कि बर्फ से चमकता हुआ नजारा दिखा है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि अगले कुछ दिनों में बर्फ का सिलसिला यूं ही जारी रह सकता है और बर्फबारी के कारण कुछ क्षेत्रों में यातायात धीमा हुआ, लेकिन प्रशासन ने आपात सेवाओं को सक्रिय रखकर स्थिति को नियंत्रण में रखा है। घाटी में सर्दी के बीच बर्फ से ढके दृश्य ने पर्यटकों और प्रकृति प्रेमियों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी और घने कोहरे के बावजूद इंडिया गेट पर गणतंत्र दिवस 2026 की रिहर्सल जोरों शोरों से जारी है। सुरक्षा अधिकारियों और आयोजकों ने कोहरे के बीच तैयारी को सुचारू बनाने के लिए अतिरिक्त इंतजाम किए। रिहर्सल में बता दें कि सशस्त्र बलों के जवानों, मार्चिंग बैंड और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की तैयारियां तेज रफ्तार से चल रही हैं। आयोजन समिति ने कहा है कि मौसम विभाग मौसम की चुनौतियों के बावजूद रिहर्सल में कोई बाधा नहीं आने दी जाएगी और गणतंत्र दिवस समारोह समय पर आयोजित किया जाएगा। नए साल 2026 के पहले दिन देश भर में आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह से ही प्रमुख धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने नववर्ष की शुरुआत पूजा अर्चना और दर्शन के साथ की। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में बड़ी संख्या में भक्त दर्शन के लिए पहुंचे। मंदिर परिसर जय श्री राम के जयघोष से गूंज उठा। उज्जैन में महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भस्म आरती और विशेष पूजा के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं। हरिद्वार की हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं ने ब्रह्मा मुहूर्त में गंगा स्नान कर पुण्य अर्जित किया। झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैजनाथ धाम में भी नए साल के मौके पर भक्तों का तांता लगा रहा। वहीं जम्मू कश्मीर के कटरा में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के दर्शन के लिए श्रद्धालु लगातार भवन की ओर बढ़ते नजर आए। वाराणसी में भी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना के साथ भक्तों ने नए वर्ष का स्वागत किया। प्रयागराज में वर्ष 2026 के पहले दिन श्रद्धालुओं ने संगम में पवित्र स्नान किया। मथुरा के श्री बांके बिहारी मंदिर में भी नववर्ष पर दर्शन के लिए भारी भीड़ देखने को मिली। वहीं पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में पहले दिन श्रद्धालुओं की रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिली है। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर में श्रद्धालुओं ने माथा टेका और सबद कीर्तन में हिस्सा लिया। वहीं मुंबई के श्री सिद्धि विनायक गणपति मंदिर में नववर्ष 2026 के पहले दिन विशेष आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भक्त शामिल हुए। कुल मिलाकर नए साल 2026 की शुरुआत देश भर में आस्था, श्रद्धा और धार्मिक उल्लास के साथ हुई, जहां मंदिरों और तीर्थ स्थलों पर भक्तों की भारी भीड़ ने आध्यात्मिक वातावरण बना दिया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर हम आपको उड़ीसा से दिखा रहे हैं, दूसरी हरिद्वार से, तीसरी झारखंड से, चौथी दिल्ली से, पांचवी पंजाब से, छठी मथुरा से और सातवीं मध्य प्रदेश से और आठवीं मुंबई से, नौवीं वाराणसी से, 10वीं कटरा से। और आप इन 10 ही तस्वीरों में देख सकते हैं कि मंदिरों में किस तरह का हर्षोल्लास और सैलाब देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु इन 10 ही जगह पर पूरे भक्तिभाव और हर्षोल्लास के साथ नजर आ रहे हैं। मंदिर चकाचक पूरा भरा हुआ है और मंदिर बता दें कि जयकारों के साथ गूंजते हुए नजर आ रहे हैं। और इन 10 ही जगह पे मंदिर को भव्य रूप दिया गया है, जहां लाइटिंग और फूलों से मंदिरों को सजाया गया। और नववर्ष के पहले दिन बता दें कि तांता काफी ज्यादा श्रद्धालुओं का लगा हुआ है। अगर बात करें उड़ीसा के श्री जगन्नाथपुरी में, वहां आरती का आयोजन, जहां सभी आरती में भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। हरिद्वार में भी बता दें कि हर की पौड़ी पर काफी ज्यादा श्रद्धालु स्नान करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं झारखंड में भी भारी तादाद में यहाँ लोग नजर हैं। दिल्ली के मंदिर में भी यहाँ हर्षोल्लास के साथ लोग पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं पंजाब के स्वर्ण मंदिर में भी सभी भक्तजन वहां पहुंचते हुए नजर आए हैं। कटरा में श्री माता वैष्णो देवी के मंदिर में भी लोग हर्षोल्लास के साथ नजर आ रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में आयोजित इंटरनेशनल फ्लावर शो में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न प्रदर्शनों और फूलों की अनोखी सजावट का अवलोकन किया।
और आयोजकों को इस भव्य आयोजन के लिए बधाई दी। कार्यक्रम में देश विदेश से आए फूलों के प्रेमियों और उद्यान विशेषज्ञों ने अपने रंग बिरंगे और क्रिएटिव डिजाइन प्रस्तुत किए। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि ऐसे आयोजन पर्यावरण जागरूकता बढ़ाने, पर्यटन को प्रोत्साहित करने और नवाचार को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने फ्लावर शो में शामिल उपस्थित नागरिकों और पर्यटकों के साथ बता दें कि प्राकृतिक सौंदर्य और हरियाली के महत्व पर जोर दिया। इस इवेंट ने शहर में रंग और जीवन के उत्सव का माहौल उत्पन्न किया है। अब आपको सीधा ले चलते हैं देहरादून, जहां बता दें कि परिवहन निगम ने कार्यक्रम का आयोजन किया है, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की है। देहरादून से दिखा रहे हैं जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां यहां अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद हैं और इसके साथ ही कार्यक्रम में सीएम धामी का भव्य तरीके से स्वागत किया गया है और इसके साथ ही परिवहन निगम द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और ये तस्वीरें हम आपको सीधा देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की है, जहां परिवहन निगम द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जहां सीएम धामी ने अपनी सहभागिता दर्ज करवाई है। और ये तस्वीरें हम आपको सीधा देहरादून से दिखा रहे हैं, जहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की है और इसके साथ ही बता दें कि परिवहन निगम द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नए साल 2026 के अवसर पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि मंदिर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने भगवान राम के चरणों में विशेष प्रार्थना अर्पित की और नववर्ष की शुरुआत आस्था और भक्ति के साथ की। बता दें कि मोहन भागवत के मंदिर दर्शन के दौरान मंदिर परिसर में पूजा अर्चना का शुभ वातावरण देखने को मिला। उन्होंने मंदिर में उपस्थित श्रद्धालुओं के साथ संवाद भी किया और नववर्ष के मौके पर सभी के लिए सुख, शांति और समृद्धि की कामना की है। और इसके साथ ही बता दें कि मोहन भागवत ने अयोध्या पहुंचकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शन और पूजन किए हैं, जहां बता दें कि मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्था की गई ताकि कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो। और इस दौरान बता दें कि पूरा वातावरण भक्ति में होता हुआ नजर आया है, जहां मोहन भागवत ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। और इसके साथ ही ये खबर हम आपको अयोध्या से बता रहे हैं, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अयोध्या पहुंचकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्रार्थना और पूजा अर्चना की, जहां उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया। और इस दौरान मंदिर परिसर में विशेष इंतजाम किए गए, सुरक्षा के मद्देनज़र तमाम इंतजाम किए गए हैं। और इसके साथ ही बता दें कि यहाँ श्रद्धालुओं में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिला। और एक खबर हम आपको सीधा अयोध्या से बता रहे हैं, जहां आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने अयोध्या पहुंचकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना करी। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज़फायर को लेकर अब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर श्रेय लेने के लिए राजनीति तेज हो गई है। पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अब चीन के
संघर्ष विराम में मध्यस्थता का दावा किया है, लेकिन भारत ने इन दोनों ही बयानों को सिरे से खारिज कर दिया। भारतीय सरकारी सूत्रों ने दो टूक कहा है कि यह पूरी तरह भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला था। किसी भी स्तर पर किसी तीसरे देश की कोई भी भूमिका नहीं रही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने खुद भारत से संघर्ष विराम की मांग की थी। अब इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भारत ने अपना रुख एक बार फिर बेहद ही साफ कर दिया है। इसी को लेकर देखिए एक खास रिपोर्ट। और पाकिस्तान के बीच हुए सीजफायर को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बयानबाजी तेज होती जा रही है। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया कि अमेरिका ने दोनों देशों के बीच समझौता कर संघर्ष विराम कराने में भूमिका निभाई। अब चीन ने भी इसी तरह का दावा करते हुए खुद को भारत पाकिस्तान के बीच शांति प्रक्रिया का अहम पक्ष बताया। हालांकि भारत ने इन तमाम दावों को सिरे से खारिज करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि संघर्ष विराम पूरी तरह से द्विपक्षीय प्रक्रिया का नतीजा था। भारतीय सरकारी सूत्रों के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात ऐसे बने कि पाकिस्तान ने खुद भारत से संपर्क कर युद्ध विराम की मांग की। इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी तीसरे देश की कोई भूमिका नहीं रही। सरकारी सूत्रों ने यह भी साफ किया कि भारत का रुख शुरू से स्पष्ट रहा। भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी मुद्दे पर तीसरे पक्ष की भूमिका की कोई गुंजाइश नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना तो किसी देश ने मध्यस्थता की पेशकश की और ना ही भारत ने ऐसे किसी पहल को स्वीकार किया। इसी बीच चीन के विदेश मंत्री ने भी एक संगोष्ठी को संबोधित करते हुए दावा किया कि चीन ने दुनिया के कई बड़े और जटिल संघर्षों में भूमिका निभाई है। उन्होंने म्यांमार, ईरान, परमाणु मुद्दे, फिलिस्तीन इजराइल संघर्ष और भारत पाकिस्तान तनाव का जिक्र किया। विदेश मंत्री ने कहा कि इस साल दुनिया भर में कई स्थानीय युद्ध और सीमा पार संघर्ष हुए, जिनमें चीन ने शांति स्थापना की कोशिश की, लेकिन भारत ने चीन के इस दावे को पूरी तरह से नकार दिया। भारतीय पक्ष का कहना है कि संघर्ष विराम की तारीख, समय और शर्तें दोनों देशों के डीजीएमओ यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस के बीच हुई सीधी बातचीत में तय हुई थी। दरअसल 13 मई 2025 को विदेश मंत्रालय की आधिकारिक प्रेस ब्रीफिंग में यह साफ कर दिया गया था कि सीजफायर से जुड़ा पूरा मामला बातचीत का परिणाम था। मंत्रालय ने उस वक्त भी स्पष्ट कहा था कि इस प्रक्रिया में किसी भी अन्य देश की कोई भूमिका नहीं रही। भारत के इस कड़े और स्पष्ट रुख ने यह संदेश भी जाता है कि नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी भी तरह की गलतफहमी या राजनीतिक श्रेय लेने की कोशिश को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। भारत बार बार दोहरा रहा है कि पाकिस्तान से जुड़े सभी मुद्दे द्विपक्षीय हैं और रहेंगे और किसी तीसरे देश के हस्तक्षेप का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुल मिलाकर भारत ने एक बार फिर से बेहद स्पष्ट शब्दों में दुनिया के सामने अपना रुख रख दिया है। भारत पाकिस्तान के बीच हुआ सीजफायर किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता का परिणाम नहीं था। न अमेरिका, न चीन और न ही किसी अन्य वैश्विक शक्ति की इस प्रक्रिया में कोई भूमिका रही। ऑपरेशन सिंदूर के बाद हालात ऐसे बने कि पाकिस्तान ने खुद भारत से संपर्क किया और डीजीएमओ स्तर पर बातचीत के जरिए संघर्ष विराम पर सहमति बनी। भारत ने यह भी साफ कर दिया है कि वह अपने राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर किसी भी तरह के भारी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करता और आने वाले समय में भी भारत पाकिस्तान से जुड़े हर मामले पर भारत का यही दो टूक और अड़िग रुख बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएन टीवी। कभी कानपुर की सड़कों पर टेम्पो चलाने वाला शख्स आज देश के आसमान में अपनी एयरलाइन उड़ाने को तैयार है। इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइंस पर खुलकर बोलने वाला श्रवण कुमार विश्वकर्मा को अब उनकी शंख एयरलाइंस के लिए मिल गई है सरकार की मंजूरी। टेम्पो से ट्रक ऑफ तक की ये कहानी हौसले, संघर्ष और बड़े सपनों की। देखिए ये पूरी कहानी। टेम्पो से टेक ऑफ शंख एयरलाइंस की कहानी। कानपुर की गलियों से देश के आसमान तक कभी टेम्पो चलाते थे श्रवण कुमार विश्वकर्मा। मध्य वर्गीय परिवार, अधूरी पढ़ाई, सरिया सीमेंट और ट्रांसपोर्ट से पहचान। 26 महीने पहले यूपी की पहली एयरलाइन का सपना। एयरलाइन का नाम रखा शंख एयरलाइंस। 24 दिसंबर को सरकार की मंजूरी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने दी एनओसी। कानपुर की गलियों से निकलकर देश के आसमान तक पहुंचने की एक कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट जैसी लगती है, लेकिन यह हकीकत है। जिस शख्स ने कभी कानपुर में टेम्पो चलाए, गंगा जी में डुबकी लगाई और आम जिंदगी जी, वही आज अपनी एयरलाइन शुरू करने जा रहा है। नाम है श्रवण कुमार विश्वकर्मा। उन्होंने एक सपना देखा था कि वो कभी हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज का सफर करेंगे और आज से 26 महीने पहले यूपी की पहली एयरलाइंस को उन्होंने सफल किया। नाम दिया शंख एयरलाइन, जिसे गुरुवार 24 दिसंबर को मंजूरी दी और नागरिक उड्डयन मंत्रालय शंख एयरलाइन समेत 3 एयरलाइंस को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया। इनमें अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस और एयरलाइन शामिल है। अब सवाल यह है कि आखिर कौन है श्रवण कुमार और क्या है उनका पूरा प्लान।
कौन है श्रवण कुमार विश्वकर्मा? श्रवण कुमार शंख एयर के फाउंडर और चेयरमैन हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से ताल्लुक रखते हैं। मध्य वर्गीय परिवार से जन्मे श्रवण बताते हैं कि पढ़ाई में उनका मन ज्यादा नहीं लगता था। दोस्ती यारी और हालात ऐसे रहे कि जिंदगी ही पढ़ाई छूट गई। इसके बाद उन्होंने बिजनेस की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे खुद को खड़ा किया। उनका पहला कदम था TMT का बिजनेस। इसके बाद उन्होंने सीमेंट, माइनिंग और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हाथ आजमाया। ट्रकों का बड़ा बेड़ा खड़ा किया और यहीं से उनकी कारोबारी पहचान बनी। टेम्पो चलाने से बिजनेस तक का सफर। श्रवण कुमार ने खुद को बताया है कि उन्होंने न सिर्फ टेम्पो में सफर किया बल्कि दोस्तों के टेम्पो खुद भी चलाए हैं। श्रवण कुमार के मुताबिक नीचे से ऊपर आने वाले आदमी साइकिल, बस, ट्रेन, टेम्पो सब कुछ देखता है। यही अनुभव आज उनकी सोच की सबसे बड़ी ताकत बना। एयरलाइन का आइडिया कैसे आया? करीब 3-4 साल पहले श्रवण कुमार के मन में कुछ अलग करने का जुनून आया। उनका मानना था कि एविएशन आने वाले समय की ग्रोथ इंडस्ट्री है। लोग समय बचाना चाहते हैं और हवाई सफर अब जरूरत बन चुका है। एक यात्रा के दौरान उन्हें महसूस हुआ कि मध्य वर्ग के लिए सस्ते और भरोसेमंद एयरलाइन की भारी कमी है। यहीं से शंख एयरलाइन का विस्तार जन्मा। एयरलाइंस का नाम शंख क्यों रखा? श्रवण कुमार बताते हैं कि शंख नाम उनके लिए नया नहीं था। उनकी पहले से मौजूद कंपनी में भी यह नाम जुड़ा था। धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान वाला यह नाम उन्हें अपील करता है। हर घर में शंख होता है लेकिन हर कोई उसे बजा नहीं पाता। श्रवण कहते हैं कि हम भी कुछ ऐसा ही करना चाहते हैं जो सबके पास हो लेकिन अलग पहचान बनाए। टिकट की कीमतें कैसी होंगी? श्रवण कुमार का सबसे बड़ा दावा है नो डायनेमिक प्राइसिंग। उनका साफ कहना है कि सुबह 5,000 रुपए की टिकट शाम को 25,000 रुपए नहीं होगी। होली, दिवाली, छठ का त्योहार हो, कुंभ हो या डिमांड ही क्यों ना बढ़ जाए, उनकी एयरलाइन का किराया आसमान नहीं छुएगा। उनका फोकस मध्य वर्ग पर है। तय रेट, सीमित मुनाफा और भरोसेमंद सेवा, यही शंख एयरलाइन का मॉडल होगा। इंडिगो जैसी बड़ी एयरलाइंस पर क्या बोले? इंडिगो, एयर इंडिया जैसी बड़ी एयरलाइंस को लेकर श्रवण बेहद ही बेबाक है। उनका कहना है कि वो अपनी जगह उड़ रहे हैं, हम अपनी जगह उड़ेंगे। आज कोई 60% मार्केट में है, कल कोई और होगा। मुझे कंपटीशन से नहीं, अपने काम से मतलब है। कौन कौन से जहाज उड़ेंगे? शुरुआत में शंख एयरलाइन एयरबेस A320 विमान से उड़ान भरेगी। पहले बोइंग में 737 का प्लेन था लेकिन तकनीकी कारणों से एयरबस को चुना गया। फिलहाल 3 विमान तैयार हैं और लक्ष्य है 2025 तक बेड़ा, 10 प्लस विमान 2026-27 तक, 15 से 25 विमान 2026 के बाद इंटरनेशनल उड़ानें। शंख एयरलाइंस का हेड ऑफिस कहां होगा? शंकर एयरलाइन का हेड ऑफिस लखनऊ में होगा। पहली उड़ान भी उत्तर प्रदेश से ही होगी, लखनऊ या जेवर एयरपोर्ट से। श्रवण कहते हैं कि जब यूपी ने मुझे बनाया है तो पहली उड़ान भी यहीं से होगी। कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज जैसे शहरों को दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता और चेन्नई से जोड़ने का प्लान है। कंपनी वैल्यू और नेटवर्क कितनी? शंख एयरलाइन की शुरुआत 2022 में शंख एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड के रूप में हुई थी, जिसका शेयर कैपिटल करीब 50 करोड़ रुपए बताया जाता है। एविएशन में एंट्री के बाद 26 अक्टूबर 2023 को कंपनी का नाम बदलकर शंख एविएशन प्राइवेट लिमिटेड किया गया। एयरक्राफ्ट, लीज, फाइनेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर मिलाकर निवेश सैकड़ों करोड़ों में पहुंच गया। हालांकि श्रवण कुमार अपनी नेटवर्क को लेकर खुलकर आंकड़ा नहीं बताते, लेकिन ट्रांसपोर्ट, माइनिंग में पहला बिजनेस उन्हें मजबूत कारोबारी बनाता है। खुद को कहते हैं कानपुर का लड़का। श्रवण कुमार आज भी खुद को कानपुर का लड़का कहते हैं। गंगा, टेम्पो और संघर्ष उनकी पहचान का हिस्सा है। टेम्पो से टेक ऑफ तक की यह कहानी सिर्फ एक एयरलाइन की नहीं है, बल्कि हिम्मत, जोखिम और सोच बदलने की कहानी है। और अब देश की नजरें शंख एयरलाइन की पहली उड़ान पर टिकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। फिलहाल के लिए तमाम खबरों में इतना ही और ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए आर्यन टीवी नेशनल।